स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों आज फिर से हम लोग साइंस के अंतिम युद्ध के 5वें सेशन में जुड़ चुके हैं और एक नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा आप लोगों से रोज़ की भांति थोड़ा सा जल्दी से शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट का टाइम निकालिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लोगों को जोड़िए ताकि जल्दी से क्लास को शुरू किया जाए। हर हर महादेव, राधे राधे, सभी लोग को आशीर्वाद। अभिषेक सोनी जी कह रहे हैं कि थैंक्स सर, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो बहुत अच्छा है, हम लोग साइंस के रिवीजन क्लास कर रहे हैं। आज कुछ जैसे कि विभेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, जल्दी से जुड़िए आप लोग, जल्दी से शुरू किया जाए क्लास को। यस सर ज्योति गुप्ता, नमस्कार। शुरू करें, आप लोग थोड़ा सा जल्दी से आदेश दे दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए, शुरू करें। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। यस यस, ठीक है, शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस सेशन में क्या है कि जो अंतर वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितने क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार दोहराता है, उस क्वेश्चन को हमने आज लिया है। 8 से 10 क्वेश्चन लिया है और सबके सब अंतर वाला क्वेश्चन लिया है। आप लोग मकसद समझ रहे हैं, लास्ट में क्लास चलाने का मकसद क्या है? सिर्फ रिवीजन कराना, पढ़ाना नहीं, सिर्फ रिवीजन कराना। तो मैं सब क्वेश्चनों को इकट्ठा कर करके आप लोगों के लिए ला रहा हूं कि ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, और उन्हीं क्वेश्चन को ला रहा हूं जो मेरे तरफ से गेस क्वेश्चन है या फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ। आप लोग जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिए, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन होगा लगभग या 8 क्वेश्चन होगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और शुरू करते हैं यहां से। यहां पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि पूछिए मत, और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछता है करीबन 2011 से, मैं बोल रहा हूं 2011 से 2023 के बीच में करीबन 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। या तो कहीं 2 नंबर के लिए पूछा गया है या तो कहीं 5 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखिए, हमने इसे 5 नंबर देखते हुए यहां पर अंतर लिखा है। आप जानते हैं 2 नंबर का होगा तो दो अंतर बता देना है, 5 नंबर का होगा तो 5 अंतर बताना है। जितने क्वेश्चन हैं, आज मैं फिर से दोहरा दूं, जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे अंतर वाले क्वेश्चन हैं, और वही क्वेश्चन है जो गेस क्वेश्चन है या वो फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आइए अंतर शुरू करते हैं। यहां पर है साबुन, थोड़ा सा मैं रेड कलर कर लूं यहां पर। ये साबुन है और ये क्या है? अपमार्जक है। ये साबुन और अपमार्जक। ठीक है, साबुन क्या होता है? साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे ओलेइक अम्ल, पमिकिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम है। ठीक है, ये जो साबुन होता है क्या होता है? ओलेइक अम्ल या पमिकिक अम्ल का क्या होता है? एक मिश्रण होता है। जबकि अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। देखिए यहां पर ये क्या है?
ये सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, या सोडियम पोटेशियम, यहां पर क्या होता है कि सोडियम लवण होता है। ठीक है, यहां दूसरा अंतर देखिए, अम्ल अपने एस्टर के रूप में, इसमें क्या होते हैं कि अम्ल अपने एस्टर के रूप में उपस्थित रहते हैं। किसमें? साबुन में। साबुन में जो अम्ल होते हैं अपने एस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं, और अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इनमें आयनिक समूह मतलब कि Na+ होता है। इसमें सॉरी मिस्टेक से मैंने तीसरा पढ़ दिया, मुझे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूं। फिर से यहां पर देख लेंगे क्या है। दूसरा क्या है कि ये जो साबुन होते हैं अपने एस्टर के रूप में ये उपस्थित रहते हैं, और ये अपमार्जक जो होते हैं COOH के स्थान पर SO3H समूह उपस्थित रहते हैं। ये एस्टर के रूप में और ये समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, ये हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए साबुन जो होता है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं? एक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होता है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इसमें आयनिक समूह क्या होता है? SO3Na होता है। ठीक है, SO3Na। इसमें जो आयनिक लवण होता है वो क्या होता है? COONA+ होता है। चौथा यहां पर है कि ये जैव अपघटित होते हैं, और इसमें है अपमार्जक में चौथा है कि कुछ अपमार्जकों का जैव अपघटन नहीं होता है। इसमें देखिए साबुन में जैव अपघटक होता है, अपमार्जक में जैव अपघटक नहीं होता है। और यहां से अगला देखिए कि ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं, जबकि ये कठोर जल के साथ आसानी से क्या होते हैं, ये इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः अच्छी धुलाई कारक माना। तो सॉरी यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला इधर चला आया। ठीक है, ये यहां से छाट देते हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया। यहां पर देखिए ये जो होते हैं साबुन, ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं, मिस्टेक हो गया। ये कठोर जल के साथ क्या होते हैं? ये कठोर जल के साथ झाग नहीं उत्पन्न करते हैं, ये आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं। ये सही है, ये पॉइंट यहां पर होगा कि ये झाग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं कठोर जल के साथ, लेकिन अपमार्जक जो होता है कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न कर सकता है। ये अंतर लिखना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहां पर देखेंगे, दूसरा थोड़ा सा आप अपने माइंड को यहां पर सेट कर लीजिए तब याद होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का कमेंट ले ले, कुछ दिक्कत तो नहीं है? ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, यहां देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। आपको याद होना चाहिए कब वास्तविक बनता है, कब काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो एक बार मैं प्रयास करूंगा कि आपको अवतल दर्पण दिखा दूं। थोड़ी सी प्रतिबिंब की बात हुई तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके सामने रहा एक अवतल दर्पण, ये एक अवतल दर्पण रहा, पीछे से हम यहाँ पर पेंट कर देते हैं। और ये है प्रधान अक्ष, ये है इसका ध्रुव, और ये है F और ये है C। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि जब यहां पर वस्तु को रखा जाता है, कहां पर भाई? F और P के बीच में। F और P के बीच में जब वस्तु को हम रखे थे तो आप लोग बनाए होंगे प्रतिबिंब, यहां से यहां जाता है इस तरह, फिर यहां से एक यहां पर लंब डालते हैं, जो लंब इस पर जाता है इसी पर लौट करके चला आता है। तो इस स्थिति में हम पीछे इसको मिलाते थे, और पीछे मिलाते थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता था? पीछे बनता था। और पीछे बनता था तो कैसा बनता था? सीधा बनता था। और सीधा बना तो कैसा बना? काल्पनिक बना। पीछे बना, सीधा बना, काल्पनिक बना। तो यहां से देखिए अवतल दर्पण में क्या होता था कि जब भी हम F से P के बीच में वस्तु को रखते थे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनता था, सीधा यानी कि काल्पनिक बनता था। लेकिन अब जैसे ही F से लेकर के इस साइड में रखते थे, सबका सब उल्टा बनता था, यानी कि आभासी क्या है? वास्तविक बनता था। ठीक है, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, उल्टा और सी में थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप याद एक रखिएगा, एक वाऊ क्या काशी है, क्या काशी है। ठीक है, काशी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कितना सुंदर जगह है काशी। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाया था, वाव
क्या काशी है? तो वाव से मेरा अर्थ था कि वास्तविक, और जहां पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा वहां पर वो उल्टा होगा। वो क्या होगा? उल्टा होगा। इसलिए मैंने कहा था वाव, वास्तविक जो होगा वो उल्टा होगा। काशी का मेरा मतलब था कि का से काल्पनिक और सी से सीधा, तो जहां पर क्या होगा? काल्पनिक होगा वहां पर सीधा होगा। तो ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा प्रतिबिंब कब बना रहा है? एफ और पी के बीच पीछे बना रहा है, तो सीधा बना रहा है। तो यहाँ सीधा से देख लिए काल्पनिक बना रहा है। और जो एफ से अब शुरू होगा इस साइड में जितने प्रतिबिंब बनेंगे सबके सब उल्टा बनेंगे, और उल्टा बनेंगे तो वाव याद रखिएगा वास्तविक होगा। तो ये देखिए, जो अवतल दर्पण है उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में क्या? काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग बताते हैं उत्तल दर्पण। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? वो है हमारा अवतल दर्पण। और एक बार ऐसे ऑप्शन भी दे देता है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा दर्पण है जिसमें क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। देता है उत्तल, अवतल, और एक ऑप्शन डाल देता है समतल। तो याद रखिएगा समतल और अवतल दोनों आंसर हो जाएगा। एक अंतर आपने देख लिया। दूसरा अंतर देखिए मेरे भाई, यहां पर दूसरा देखिए, दूसरा अंतर है कि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है छोटा होता है, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। मैं इस अंतर को भी बताने का प्रयास यहां करूंगा। अगले पेज पर आ जाइए। आइए यहां पर दृष्टि क्षेत्र की बात कर लेता हूं। ये हो गया अवतल, अवतल दूसरे कलर से दिखा दूं। ये अवतल दर्पण हो गया, यहां पेंट कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण। अब देखिए, और ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक, तो यहां पर दृष्टि क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा? परावर्तक सतह की बात कीजिए। किसकी बात करनी है? परावर्तक सतह की बात करनी है। तो परावर्तक सतह क्या होता है? जिससे प्रकाश का आवागमन होता है, जिस पर प्रकाश आकर के टकराता है, जिस साइड में प्रतिबिंब बनता है, उसको ही हम कहते हैं परावर्तक सतह। तो इसमें प्रकाश कहां से टकराएगा? इसमें प्रकाश इस साइड से टकराएगा, इस साइड से टकराएगा, और इसमें प्रकाश इस साइड से टकराएगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या आपको दिखा रहा हूं। मेरे दिखाने का यहां पर अर्थ आप समझिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है ना, ये संकीर्ण होता है, संकीर्ण होता है यानी कि छोटा होता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है वो संकीर्ण होता है, छोटा होता है। इसमें अगर कोई प्रकाश आए तो इतने ही दूर में आ सकता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण का जो होता है ना, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। देखिए पीछे की तरफ ये पूरा ऐसे ऐसे फैलते जाएगा। उत्तल दर्पण का जो होगा ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे। तो इसका दृष्टि क्षेत्र जितना दूर जाएगा उतना ही बड़ा हो जाएगा, यानी विस्तृत हो जाएगा। इसके जो परावर्तक सतह है वो विस्तृत हो जाएंगे, और इसके परावर्तक सतह जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे पतला हो जाएगा, या तो पतला नहीं भी होगा तो समांतर होगा। तो अब बताइए, ये इसकी दृष्टि क्षेत्र कम, यानी कि अवतल के दृष्टि क्षेत्र क्या होते हैं भाई? कम होते हैं, और उत्तल के दृष्टि क्षेत्र जो होते हैं वो बड़ा होते हैं, अधिक होते हैं, यानी कि विस्तृत होते हैं। अगर इसे साइंस वाला भाषा में कहें तो इनका संकीर्ण होता है और इसका विस्तृत होता है, ठीक है। तो दूसरा अंतर आप यहां समझ गए। दूसरा अंतर कि इनकी दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है और इनका दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इस ठीक है। और याद रखिएगा पीछे दृष्टि क्षेत्र के कारण ही इस उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, इस दृष्टि क्षेत्र के कारण ही, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ ही जाए तो अच्छा होगा। एक क्वेश्चन आता है बार बार कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो यहां पर समझिए मेरे भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग क्यों करते हैं? तो देखिए, मैंने बताया यहां पर दृष्टि क्षेत्र की बात। इसका दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। और जब इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होगा तो पीछे की वस्तुओं को आसानी से देख लेगा। और दूसरा कारण है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटा छोटा बनते हैं। तो छोटा छोटा बनेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक, पेड़ पौधे से गाड़ियों तक, सबका प्रतिबिंब उस दृष्टि क्षेत्र में समा जाएगा। यानी कि जो चालक होगा, गाड़ी चलाने वाला, आसानी से उसमें पूरा का जो पूरा दृश्य है पीछे का वो आसानी से देख लेगा। यही कारण है ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आएगा, इससे घबराइएगा मत। मेरा मकसद सिर्फ रिवीजन कराना ही है, रिवीजन कराना ही है मेरे दोस्त। आइए देखिए, तीसरा अंतर कह रहा है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह
धंसी हुई होती है, जबकि इसकी परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। धंसी हुई, उभरी हुई की बात यही कह रहा है कि ये जैसे कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, तो इसकी परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर है, ऐसे है। इसकी परावर्तक सतह ऐसे अंदर की ओर है, और उत्तल की परावर्तक सतह जो देखिएगा आप ऐसे होता है, यानी कि बाहर की तरह होता है, ऐसे बाहर की तरह होता है। ठीक है, जैसे स्वरूप में बात बोल रहा हूं कि जिनकी पेट निकली होती है ना, जिनकी पेट बाहर की ओर निकली होती है, वो समझ लीजिए अवतल दर्पण की परावर्तक सतह है। रामदेव बाबा वाला जो पेटवा अंदर की तरह है ना, वो समझिए कि सॉरी, जो, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं कि जो बाहर की तरह है वो अवतल दर्पण है। आप अपने आसपास पड़ोस में देखे होंगे, आज जो रामदेव बाबा की तरह अंदर की तरह खोखला है पेटवा, जैसे नहीं घुमाते हैं गिनी गिनी करके, तो उस तरह का जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से देख लिए अंतर। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब जो होता है, हमेशा जो होता है कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। अवतल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है कम होता है, यानी कि संकीर्ण होता है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है। और यहाँ पर अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है अंदर की ओर धंसी होती है, और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है उभरी हुई होती है बाहर की ओर। एक अंतर और भी जान सकते हैं आप, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण उनके क्या होता है, बाहर की ओर पेंट होता है, उत्तल दर्पण के अंदर की ओर पेंट होता है। एक अंतर और जान जाइए, अवतल दर्पण के जो फोकस दूरी है ना, वो वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, वो काल्पनिक होता है। ठीक है, क्या हुआ, मिस्टेक हो गया। उत्तल दर्पण का थोड़ा सा हम करके ही देख लेते हैं। ये है अवतल, ये अवतल है, यहां से ये आता है डायरेक्ट काटता है, मैंने ठीक कहा है। अवतल का वास्तविक होता है, उत्तल का काल्पनिक होता है। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हमको लगा कि ये मजा आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, जैसे जैसे घोड़ा रेस में दौड़ता है ना, और जैसे जैसे पसीना होता है उसको, उतना ही उसको मजा आता है। ठीक है, और अपना स्पीड पकड़ लेता है, वही हाल तो हमारी हो गई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन धीरे से आते हैं, आराम से आते हैं, ऐसा लगता है कि जान नहीं है, और जैसे ही एक से दूसरा क्वेश्चन होता है थोड़ी सी जान आ जाती है। और दूसरा जान तो तब आता है जब आप लोग जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, और साथ ही साथ अब क्या बताएं, जनसंख्या जब देखते हैं। ठीक है, दोपहर का टाइम है, कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। जितने लोग जुड़े हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए। राव साहब अपनी थंब के साथ कुछ कह रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है। चलिए आगे। टीके राजा 18 जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यह है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा को कहीं कहीं धवन सोडा भी कहते हैं। धोबिया सोडा को कहीं कहीं क्या कहते हैं, धवन सोडा कहते हैं। धवन सोडा की बात करें तो आप समझ रहे होंगे, धवन सोडा की बात करें जिससे कपड़ा धोया जाता है। कपड़ा धोने की बात नहीं, और कुछ धो सकते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ हुआ ये वगैरह। ठीक है, तो जिससे कुछ धोया जाता है, साफ किया जाता है, धवन सोडा। और यहाँ पर है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा जो होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, एक बार क्वेश्चन ये आया था कि बेकिंग सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो थोड़ा सा सुनिए, बेकिंग सोडा जो होता है हमारे घरों में खस्ता व्यंजन बनाने के रूप में आता है, उसके यूज में आता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जैसे खस्ता की बात करें तो पाव रोटी, ठेकुआ हुकुआ वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, वो उसमें हम लोग एक सोडा का इस्तेमाल करते हैं, वही सोडा है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। अब आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा धोबिया सोडा। धोबिया सोडा क्या होता है भाई, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लूं। ये धोबिया सोडा, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और यह है इनटू 10H2O। और बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। अब इसकी रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका रासायनिक क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। इसका यही सूत्र से पकड़ लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और इसकी रासायनिक नाम की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं कहीं
सोडियम बाइकार्बोनेट के जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिले तो आप घबराइएगा भाई, ठीक है, आप घबराइएगा नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट मिले या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिले, एक ही बात है मेरे दोस्त। यहां से देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट तीसरा है कि साल्वे विधि द्वारा इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, और ये इनका निर्माण जो होता है, इनका निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में से CO2 मतलब गुजारने पर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, उसके बाद से अमोनिया NH3, उसके बाद से है क्या भाई, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ये जलीय विलयन रहता है, ये जलीय विलयन, तब इसका निर्माण होता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और ये देख लीजिए यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट जो होता है, यहाँ पर देखिए कि इनका निर्माण सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में से CO2 गुजारने पर होता है, ठीक है। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, अगला है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, तो यहाँ से चलिए देखते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन। जब इस तरह की क्रिया पूछे, कहीं कहीं पूछता है कि संयोजन और वियोजन, ठीक है, कहीं कहीं पूछ देता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये जो पहले चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया है, इनसे 3 प्रकार के अंतर पूछे जाते हैं। एक तो आपके सामने है मेरे दोस्त विस्थापन एवं द्विविस्थापन। विस्थापन को एकल विस्थापन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, और एक क्वेश्चन है संयोजन और वियोजन। तो मैं यहाँ पर इन 2 क्वेश्चनों की बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों अंतर है, कौन कौन से, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, वियोजन, और क्या है, एक विस्थापन, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या मैं इन तीनों अंतर को अभी बता दूँ, तीनों अंतर को, या इसी को बताकर छोड़ दूँ। अगर तीनों अंतर को आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊँ तो थोड़ा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या करें हम। जल्दी से आप लोग बताइए कि तीनों बताएं। यहाँ से 2-3 लोगों का आ गया। संजीत यादव जी कह रहे हैं कि तीनों, राव साहब भी तीनों की बात कर रहे हैं, और यहाँ से खुशबू शाहनी जी कर रही है जी गुरुजी, यस सर, टीके राजा भी कह रहे हैं, और पूजा कुमारी भी। चलिए ठीक है, तीनों ही मैं बता देता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि तीनों आप लोग आराम से देखिएगा, पूरा फुल गारंटी है कि यही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए संयोजन, दूसरे कलर से संयोजन और वियोजन, संयोजन और वियोजन, ठीक है। वियोजन को कहीं कहीं अपघटन भी लिखा होता है, अपघटन, ठीक है। और संयोजन को हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि संश्लेषण के रूप में लिखा होता है, संश्लेषण, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, 2 नाम का चयन इसलिए मैंने किया कि कभी कभी अपघटन अभिक्रिया दे देता है वियोजन की जगह, ठीक है, और संयोजन की जगह संश्लेषण अभिक्रिया देता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, आप परिभाषा जल्दी से याद कर लिए। संयोजन का अर्थ क्या होता है, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अंतर नहीं लिख रहा हूँ मेरे भाई, देखिएगा आप लोग। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, संयोग करना यानी कि जोड़ना, ठीक है। और वियोजन, बी मतलब होता है नहीं, योजन मतलब जोड़ना, नहीं जोड़ना है, तोड़ना है आपको। और यहाँ देखिए ना, अपघटन कह दिया, तो अपघटन मतलब तोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिखरना या तोड़ना, बिखरना, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बिखरना या तोड़ना। जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ पर C+O2, जब यहाँ पर दो तत्वों को मैं मिला रहा हूँ C+O2, तो यहाँ पर क्या बनता है CO2। तो आप यहाँ देखिए एक और उदाहरण देख लिए H2+Cl2, H2+Cl2 क्या बनता है 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन को और ऑक्सीजन को जोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो अब यहाँ पर बताइए क्या मैंने किया, जोड़ा, यानी कि दो तत्वों को मैंने जोड़ा। तो यहाँ पर इसे परिभाषा के रूप में याद कर लीजिए कि यदि दो तत्वों के संयोग से किसी नए तत्व का निर्माण होता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो तत्वों के संयोग से यदि किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा कि मैं जोड़ रहा हूँ, एक और उदाहरण देखिए H2+O2, तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है, 2H2O बन जाता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, दो को जोड़ रहा हूँ तो तीसरा नया पदार्थ बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने बोला क्या, वियोजन, वियोजन मतलब टूटना मैंने बताया, बिखरना बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहा हूँ और यहाँ पर गर्म कर रहा हूँ। ये त्रिभुज नहीं है, ये हीटिंग ऑफ पावर है, कहीं कहीं से डेल्टा भी लिखा होता है, ये डेल्टा भी है। तो जब मैं इसे गर्म कर रहा हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप बताइए क्या हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया तो दो पदार्थ यहाँ पर बन गया, यानी कि एक को मैंने गर्म किया तो टूट करके दो पदार्थ बन गया। तो यानी कि यहाँ पर टूटना क्या हो गया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों एक साथ आप पढ़ लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि मिलाने से तीसरा पदार्थ बनता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है, और एक पदार्थ, एक बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए भिन्न गुण वाले यदि पदार्थ बनते हैं, तत्व या यौगिक, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया होगा। जल्दी से अपना अंगूठा दीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं। जल्दी से इस पर जल्दी से कर दीजिए आप लोग, जल्दी से। श्री राधे, जल्दी से जितने लोग हाँ कहे थे वो लोग जल्दी से अपनी राय दें। राय डिम्पल, टीके राजा, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और एक आध दो लोग थे, राव साहब जी कहाँ चले गए, पूजा कुमारी को भी अच्छा लग रहा है। चलिए, राव साहब जी को 100% समझ में आया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे अगला बात क्या मैं कर रहा था, संयोजन वियोजन तो हो गया, एक है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी और दूसरा क्या है, ऊष्मा छेपी। ठीक है, ऊष्मा छेपी, ये दोनों का अंतर रहता है एक साथ, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी, यहाँ पर मैं याद करने के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ, याद करने के लिए। ऊष्मा शोषी मतलब याद करने के लिए अपभ्रंश बातें कर रहा हूँ, आप लोग 100% उस पर मत रहिएगा। ऊष्मा शोषी, यहाँ में शोषी है, यहाँ पर शोषी है, मैं याद करने के लिए कर रहा हूँ भाई, आप लोग इसे हाँ ये मत कहिएगा कि ये परिभाषा अंतर है। यहाँ शोषी है और यहाँ पर छेपी है, छेपी, ठीक है ना, छेपी, ये बांग्ला शब्द में खेपी पढ़ा जाता है, ठीक ना, ये छेपी है और ये शोषी है। छेपी मतलब क्या होता है, देना, छेपी मतलब होता है देना, और शोषी मतलब होता है लेना। शोषी मतलब लेना, शोषी मतलब लेना, छेपी मतलब देना, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैंने दो चीज पकड़ा परिभाषा के लिए, सिर्फ उसमें से छोटा सा पॉइंट ही बहुत काफी होता है। जैसे संयोजन वियोजन में संयोजन का अर्थ जोड़ना, वियोजन माने टूटना, परिभाषा आराम से मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए शोषी और छेपी, शोषी मतलब लेना, छेपी मतलब देना। तो क्या ले दे रहा है भाई, देख लो यहाँ पर, जब कोई हम अभिक्रिया कराएंगे, कोई अभिक्रिया हम कराएंगे, जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पर H2+Cl2 की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लिया जाए ऊष्मा की आवश्यकता हो गया,
क्योंकि जब इसे प्रकाश में छोड़ते हैं ना तब ही कुछ होता है। तो प्रकाश में क्या होता है, ऊष्मा। तो H2 + Cl2 में हम ऊष्मा जब लगाए तो क्या बन गया, 2HCl बन गया। यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पर ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है। यहाँ पर अभिकारक के साथ ऊष्मा जोड़ने का अर्थ क्या है कि ऊष्मा ले रहा है। अभिकारक के साथ ऊष्मा जोड़ने का अर्थ क्या है कि ऊष्मा ले रहा है। मैं तो यही बोल रहा था, शोषी मतलब लेना। तो अब यहाँ पर क्या परिभाषा के रूप में बोलेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर C + O2 तो क्या बन गया भाई, CO2। तो CO2 में देखना ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है। आप देखिएगा अपने हाथ पर हवा मार के देखिएगा, अभी भी कर सकते हैं, ऐसे मार कर देखिए, हवा तो आएगा, उसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी आएगा, गर्म हवा आएगा, गर्म हवा। तो यहाँ पर C + O2 जब मिला तो क्या बना, CO2, और साथ साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है। तो ऊष्मा निकल रहा है यानी कि क्या कर रहा है कि अभिक्रिया में ऊष्मा दे रहा है, दे रहा है ना, निकल रहा है। तो अब यहाँ से दोनों परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। हो गया क्लियर। जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो अभिकारक में ऊष्मा शोषी, और प्रतिफल में यदि निकल जाए तो ऊष्मा क्षेपी। यही हमारा दोनों का अंतर हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन था वो तो क्वेश्चन से ही अंतर की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन था, मैंने यही बोला कि पहले पार्ट में 3 अंतर होता है जिसमें मैंने 2 की बात कर लिया। अगला है विस्थापन एवं द्विविस्थापन। अभिक्रियाओं में क्या कर रहा है कि अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये विस्थापन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ अच्छा रहेगा। ये विस्थापन है, ये द्विविस्थापन है, ठीक है। विस्थापन और द्विविस्थापन चल रहा है, अच्छा तो चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अमित राय 100% का साइन भेज रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आगे, जिस अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर कह रहे द्विविस्थापन में, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में नए उत्पादों के निर्माण होते हैं जो विलयन में ही रहते हैं तथा जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। जैसे इस उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। उदाहरण के स्वरूप देखिए, ये क्या है, ये है PB, ये है PB और ये है CuCl2, ठीक है, CuCl2। अब क्या होता है ना कि ये जो होता है ना PB जो होता है PB, ये अधिक क्रियाशील होता है। ध्यान से देखिएगा तो बड़ा मजा आएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा, अभी मैं बना कर दिखाऊंगा। ये अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है। और इसके अपेक्षा Cu जो होता है कम क्रियाशील होता है, ठीक है। PB जो है Cu के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो जब ये अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा कि क्लोरीन से Cu को हटा देगा और उसके जगह पर अपने ही यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ हो गया PB और ये हो गया Cl2, ठीक है। यानी कि Cu को हटाकर PB क्या हो गया, यहाँ पर उसके जगह पर स्थापित हो गया। कितने तत्वों को हटाकर हुआ, एक तत्व को हटा करके हुआ, और साथ में क्या बच गया, यहाँ पर Cu बच गया, साथ में Cu बच गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया कि ये PB एक तत्व को हटा करके उसके जगह पर, यानी कि एक तत्वों का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, एक तत्वों का विस्थापन हो रहा है। मतलब विस्थापन कर समझते हो कि एक तत्व हटा करके उसकी स्थान पर स्थापित हो जाना विस्थापित कहलाता है। तो यहाँ पर देख लिए, एक तत्व यहाँ से इसको हटा करके उसके जगह पर आ गया, एक तत्व को हटाइए, इसलिए इसको कहेंगे हम एकल विस्थापन। एक तत्व को विस्थापित करना क्या कहलाता है, एकल विस्थापन। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि CuCl2 में PB डालने पर CuCl2 के जगह PbCl2 का निर्माण होता है तथा Cu विस्थापित हो जाता है, क्यों? यहाँ क्वेश्चन पूछता है क्यों। तो यदि आप ये बात समझे होंगे तो यहीं से आपका आंसर हो गया, क्योंकि Cu से अधिक क्रियाशील PB होता है, ठीक है। इसीलिए PB क्या करता है, Cu को विस्थापित करके क्या करता है कि PbCl2 का
यहाँ पर निर्माण कर देता है। ठीक है, ये हुआ एकल विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा, द्विविस्थापन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और प्लस में ये हो गया BaCl2 यानी कि बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये होता है प्लस, ये माइनस, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो इसमें क्या होगा कि आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। आयनों का जब आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, माइनस और प्लस के साथ होता है। ठीक है, माइनस और प्लस के साथ। आप लोगों ने चुंबक भी पढ़ा होगा 5 पाठ में फिजिक्स के, तो उसमें भी माइनस प्लस की क्रिया बड़ी जोरदार होती है, यानी विपरीत ध्रुवों की क्रिया, माइनस प्लस नहीं, विपरीत ध्रुवों में कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है विपरीत ध्रुवों में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर विपरीत ध्रुवों की बात करें तो यहाँ विपरीत चिन्हों में क्या होता है, एक दूसरे से लगाव होता है। तो प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ चला जाएगा। तो ये जब उसके साथ गया तो क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, ये बना देगा NaCl। अब कहिएगा कि दो दो कहाँ चला गया, अरे भाई उस दो से मतलब नहीं है, इस दो से मतलब नहीं है, यहाँ सोच लीजिए। अब इतना तो बताने का टाइम ही नहीं है, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से बताते हैं हम। देखिए उसमें दो किसके लिए था, इस सल्फेट के लिए दो इस यहाँ पर है, और बेरियम के लिए दो यहाँ पर है, इसके लिए नहीं है। इसका तो भाई प्लस 1 होता है, इसका माइनस 1 होता है। ठीक ना, माइनस 1 होता है, तो इसकी संयोजकता इसके ऊपर चढ़ जाती है, इसकी संयोजकता इसके ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा Na1 और Cl1, तो 1 लिखते नहीं है, यही NaCl हो गया। ठीक ना, तो आप लोग पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। तो यहाँ बन गया क्या, NaCl, और अगला का बन जाएगा, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, ये दूसरा बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, यहाँ पर आयनों के माध्यम से दो तत्वों का विस्थापन हो गया, आयनों के माध्यम से दो तत्वों का विस्थापन हो गया, इसलिए हम कहेंगे द्विविस्थापन। और यहाँ पर क्या हुआ, क्रियाशीलता के माध्यम से एक तत्वों का विस्थापन हुआ, इसलिए इसे कहेंगे एकल विस्थापन। ये हमारा 3 अंतर वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर था, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन था, आप लोग के इस एक क्वेश्चन के साथ मैंने 3-3 क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, आप लोगों के ही कहने पर दिया। जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं। एक क्वेश्चन के साथ 3-3 क्वेश्चन का आंसर देना, जल्दी से आप बताइए अच्छा लगा कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। राधे राधे। अंशु तिवारी जुड़ चुकी है, नमस्ते। मनीषा कुमारी, बहुत अच्छा सर जी। ठीक है राजा, बहुत अच्छा। मनीषा कुमारी हम फिर से भेज रहे, डिम्पल राय जी भी। और आगे श्रीमान धीरज पांडे, अंशु तिवारी, राव साहब, सुपर से भी ऊपर सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोग पढ़िएगा तो माँ सरस्वती मुझे तो क्षमता देगी ही पढ़ाने के लिए। आप लोग की पढ़ाई देखकर ही, यानी कि स्टूडेंटों की पढ़ाई देखकर ही टीचर में क्षमता बढ़ती है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच दो अंतरों को लिखें। खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच दो अंतरों को लिखना है। खनिज क्या होता है जी, खनिज होता है जो पृथ्वी के अंदर से खन करके धातु प्राप्त करते हैं ना, वो होता है खनिज। ठीक है, और अयस्क क्या होता है, वो भी तो खनिजे होता है, वो भी तो खनिजे होता है। अयस्क भी पृथ्वी के अंदर से ही खन कर निकाला जाता है, बट एक इसमें सस्ता होता है, एक महंगा होता है। थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं अंतर, इसमें कोई खास नहीं है, बट खास एक ही बात के लिए है कि ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए देखिए, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अभी मैंने बात बोला, पृथ्वी के भूपर पट्टी मतलब नीचे उसके चट्टानों के नीचे, मिट्टी के नीचे जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अगला क्या है कि NaCl, फेल्सपार, अब्रक आदि खनिज के उदाहरण है, और हेमेटाइट, बक्साइट
और सुने होंगे सल्फाइड वगैरह वगैरह चीज, ये क्या होते हैं, अयस्क के उदाहरण होते हैं, तो कोई खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, खनिज जो होता है सस्ता होता है, अयस्क महंगा होता है, ये भी जोड़ सकते हैं आप लाइन। ये कोई बड़ा सा तोप वाला क्वेश्चन नहीं है, बट बार बार पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर, एसीडीसी, एसीडीसी करेंट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करेंट। ठीक है, जल्दी से चलें, आइए देखते हैं हम लोग। इस धारा की सहायता से संचालक जो होते हैं सेल को चार्ज नहीं, मतलब संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस धारा की सफलता से संचायक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता है, इस सेल की सहायता से संचायक सेल को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अगला, इससे विद्युत चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, इसे प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, इससे विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, विद्युत चुंबक, यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत कम खतरनाक है, यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत कम खतरनाक है, जबकि यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक है। ठीक है, यहां पर देख लिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए। ठीक है, अब इतना पढ़ाने का भाई टाइम नहीं है कि इसमें आपको दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताएं कि कौन सी धारा जो है घरों में हम लोग प्रयोग करते हैं करंट के रूप में, कौन सा होता है सेलों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा है, आगे चलिए। ठीक, दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, एक बार पढ़ के और एक बार आपको याद दिलाता हूं। धातुएं आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है, अधातुएं जो होती है आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होती है, ये तो भंगुर हो जाती है भाई। आगे है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं जो होती है चमकदार होती है और इन्हें चमकाया जा सकता है, अधातुएं चमक रहित होती है और इन्हें चमकाया नहीं जा सकता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। ठीक है, मरकरी के अतिरिक्त, मरकरी जो होती है द्रव के रूप में होती है। अधातुएं जो होती है पारा के अतिरिक्त क्या होती है, द्रव या गैस के रूप में होती है। अब वहां ध्यान नहीं देने का, अब मेरे तरफ ध्यान दीजिए, और मैं चाहता हूं कि अपने भाषा में इसे थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार 5 नंबर के लिए पूछता है, 5 नंबर के लिए पूछता है, और जो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है ना, उस पर थोड़ा सा तो जोर देना बनता है मेरा भी। आइए थोड़ा सा हम जोर देते हैं उस पर। ठीक है, देखिए क्या होता है, धातुएं जो होती है ना चमकीली होती है, पर अधातुएं चमकीली नहीं होती है, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट को छोड़ करके। ये पहला अंतर हो गया, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना और आयोडीन भी साथ साथ हो जाएगा, आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों जो कि चमकीली है, बाकी के जितनी अधातुएं हैं चमकीली नहीं होती है। अगला है कि जो धातुएं होती है ना आघात वर्धनीय और तन्य होती है। आघात वर्धनीय का अर्थ होता है जिसका पत्थर बना सकते हैं, जैसे चांदी के आपने पत्थर देखा होगा, जो मिठाई या एल्युमिनियम का जो मिठाइयों के ऊपर परत के रूप में लगाते हैं, वो पत्थर के रूप में, या पत्थर हम समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग लोहे की चादरें बनाते हैं, चादर को ही पत्थर कहते हैं। अतन्य मतलब जिसका तार बन सकता है, जैसे सबसे सर्वाधिक तन्य जो है धातु क्या है भाई, तो सोना है। याद रखिएगा 1 ग्राम सोना में करीबन 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से चांदी का स्थान आता है, जो कि 200 ग्राम चांदी में 100 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। देखिए मीटर और वो था किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी कि मकड़ी के जो जाल वाला वो जो पतला होता है ना, उसके जैसा हम सोने का पतला तार बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये धातुएं तन्य थी, और इधर से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इस तरह के बनते हैं, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहता है इसमें फाइनल एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। इधर देखिएगा अधातुएं जो होती है ना वो तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होती है, ये भंगुर होती है। जैसे ही इस पर हम घात करते हैं वो टूट जाती है, चूर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, जो भी कहें आप। धातुएं जो होती है ना वो विद्युत के सुचालक होती है, पर अधातु में जो ग्रेफाइट है ना ये विद्युत के सुचालक है, बाकी सबके सब कुचालक है। ठीक है,
धातुओं में जैसे कि हम हथौड़े या किसी से जब हम प्रहार करते हैं तो उससे एक प्रकार की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं, पर अधातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, आगे मैंने बोला भी कि धातुएं तन्य होती है, अधातुएं भी एक तन्य होती है जो कि प्लास्टिक है, बाकी क्या धातुएं तन्य नहीं होती है। इतना काफ़ी है, 5 अंतर आपके लिए। ठीक है, 5 अंतर काफ़ी है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आइए जल्दी से। आज हम लोग का क्या है, अंतर वाला क्वेश्चन है, अंतर वाला। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो गया, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला है यहाँ पर कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, किरणें क्या है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। हम कहेंगे कि जिस पर वो वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो आपको याद होगा। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी कि जिस पर वो वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर, यह किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर मिलता है, यानी डायरेक्ट काटने से मिलता है। आप लोग फिगर बनाए होंगे तो आपको पता होगा, उतल अवतल में, लेकिन या लेंस में। अगला है, यह किरणों के वास्तविक रूप से काटने पर नहीं मिलती है, बल्कि इन्हें पीछे बढ़ाने पर जहां वे मिलते हैं वहां बनता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब P और F के बीच में, जब हम लोग P और F के बीच में वस्तु को रखते थे तो उसका प्रतिबिंब जाकर पीछे बनता था। और पीछे कैसे बनता था, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, डॉट लाइन से मिलाने पर बनता था। ठीक ना, तो जिसमें प्रत्यक्ष रूप से काटने पर जहां पर किरणों के प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, और जिसे डॉट लाइन से मिलाने पर जो बनता है वो काल्पनिक होता है। अगला यहाँ पर है कि यह सदैव उल्टा होता है। जो वास्तविक होता है ना, मैंने पीछे एक ट्रिक भी बताया, वाव वाव कहा था, वाव मतलब वास्तविक, उ से उल्टा। ये हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे उल्टा होंगे। और एक बात कहा था मैंने, वाव क्या काशी है, काशी की बात की थी, तो का मतलब काल्पनिक, का सी मतलब सीधा की बात किया था, काल्पनिक सीधा। तो जो सीधा होता, जो वास्तविक आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और यहाँ से इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये रहा आपके साथ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होगा। हम थोड़ा सा आप लोग से राय जानना चाहेंगे कि किस तरह का आज का सेशन रहा। जितने क्वेश्चन थे सबका सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और सब अंतर वाला क्वेश्चन था। कल फिर एक बार अंतर वाले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, फिर बायोलॉजी वाले अंतर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। 3 दिन मैंने सोचा है कि 3 दिन अंतर वाले क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से फिर अगला बार सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का सेशन कैसा रहा। थोड़ा सा अपने प्यारे प्यारे कमेंट को भर दीजिए सभी लोग। राव साहब कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सर जी। ठीक है, आगे थोड़ा सा जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से, मैं बार बार नहीं कहता हूं कि कमेंट कीजिए, ये कीजिए, वगैरह कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट भर दीजिए कि किस तरह का ये सेशन रहा आज का। बहुत अच्छा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु तिवारी कह रही है मस्त। मनीषा कुमारी अपने इमोजी के साथ व्यक्त कर रही हैं, सभी लोग को धन्यवाद। धीरज पांडे जी कह रहे हैं मस्त, धन्यवाद। टीके राजा जी बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाए। ठीक है, राव साहब जी सब क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। और भाई मैं बता दूं कि जितने क्वेश्चन हैं सबके सब एग्जाम के आए हुए हैं। ठीक है, अंशु तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, फिर मिलेंगे 7 बजे वाले मैथ वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग को मेरा आशीर्वाद, ठीक है, और प्यार भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी कुछ लोग जुड़ल बा।